स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, एशियाई बाजारों की शुरुआत कैसी हो रही है, साथ ही अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन तमाम बातों पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त एशियाई बाजारों पर। और शुरुआत काफी अच्छी हो रही है। अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो सभी इंडाइसेस इस वक्त हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। चीन के मार्केट को छोड़ दे जो कि हल्के लाल निशान में है, लेकिन बाकी सभी जो मार्केट हैं वो स्ट्रांग है। एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर करीब 36 अंकों की बढ़त है। निकाई के बाजार 334 अंक ऊपर है। कॉस्पी भी 23 अंक ऊपर है। और हांगकांग के बाजारों को भी देखेंगे तो यहाँ पर 290 अंकों की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। वजह यह है कि अभी थोड़ी देर पहले ही बैंक ऑफ कोरिया ने ब्याज दरों में फैसला लिया। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, 3.5% पर ही ब्याज दरों को बरकरार रखा। और जब ये खबर आई उसके बाद हमने देखा कि एशियाई बाजारों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस वक्त आपके स्क्रीन पे देखिए, चीन में भी पीपीआई और सीपीआई के आंकड़े आने वाले थे, तो वो आंकड़े भी आ चुके हैं। चीन में मार्च प्रोड्यूसर जो साइज है वो 2.5% की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। और कंज्यूमर मार्च में जो महंगाई दर है इसमें 0.7% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़े भी अवेटेड थे और देखिए वहां से भी इस वक्त क्यूज मिल रहे हैं। तो महंगाई के मोर्चे पर हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है चीन में। अगर अब बात करेंगे तो ये भी एक अपडेट आ रहा है, इसका भी असर हम देख सकते हैं कि चीन के बाजार पर है। और देखिए आंकड़े थोड़े से वीक हैं, इस वजह से हल्की वीकनेस इस वक्त शंघाई के बाजारों में हमें देखने को मिल रही है। चलिए इसका आगे भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर ओवरऑल अगर बात करें तो काफी मिले जुले सेंटिमेंट्स थे। यूरोप के बाजार तो कल बंद ही थे ईस्टर मंडे के मौके पर, लेकिन डाउ जोन्स कल हरे निशान में बंद हुए। S&P 500 भी हरे निशान में ही बंद हुए। नैस्डैक में हल्की वीकनेस देखी गई क्योंकि कल टेक शेयरों में दबाव था। एप्पल और गूगल पेरेंट अल्फाबेट के शेयरों में करीब 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली और उसका असर हमने देखा कि नास्डैक पे पड़ा। इसके अलावा टेस्ला ने कल हमने आपको खबर भी बताई थी कि जनवरी से लेकर लगातार 5वीं बार उन्होंने यूएस में अपने दाम कम किए हैं। उसके चलते हमने देखा कि टेस्ला के शेयर में भी एक वीकनेस देखने को मिली है। कल महंगाई के आंकड़े वहां पर भी आने वाले हैं यूएस में, तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ग्लोबल मार्केट के लिहाज से भी और इंडियन मार्केट के लिहाज से भी, क्योंकि एक एक करके सभी इकोनॉमीज अपने महंगाई के आंकड़े घोषित कर रही हैं। और साथ ही साथ अब रिजल्ट सीजन भी शुरू हो चुका है और अमेरिका में अहम बड़े बैंकों के नतीजे जिस पर की फोकस भी था, बैंकिंग सेक्टर लगातार इस बीच फोकस में रहा है। जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो जैसे बड़े बैंक अपने नतीजे घोषित करेंगे। इस हफ्ते सभी नंबर्स आएंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा और इसका असर बाजार पर देखने को मिल सकता है। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो हमने जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, बैंक ऑफ कोरिया ने ब्याज दरों में 3.5% बरकरार रखा, कोई बदलाव नहीं किया। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक डेवलपिंग नेशन में स्पेशली जो ब्याज दर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने रेट्स होल्ड करे, इंडिया में भी ऐसा ही देखने को मिला और बैंक ऑफ कोरिया ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। क्योंकि तो एक ट्रेंड समझ में आ रहा है और अब वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर सेंट्रल बैंक अपना रहे हैं, तो इस वजह से हम देख रहे हैं एशियाई बाजारों की अच्छी शुरुआत। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो अब यूएस में जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और उसके पहले बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त आई है, डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती है और सोना भी उसके पहले गिरावट आई थी। $2000 के भी नीचे कल सोना फिसल चुका था, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से सोने में एक रिकवरी भी देखने को मिली। और वहीं दूसरी तरफ डिमांड में कमजोरी, अब ब्याज दरों में मई में जो फेड की बैठक होने वाली है उसमें अब ब्याज दरों में बढ़त का अनुमान है। उसके पहले भी कच्चे तेल की भी चाल अब स्थिर होते हुए नजर आ रही है, $85 के पास ही ये भी ट्रेड कर रहा है। कल हमने हल्की नरमी जरूर देखी कच्चे तेल में। तो अब नजर है आगे, अब एक एक करके जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं और मई में फेड की बैठक के पहले बॉन्ड यील्ड्स और कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये है ग्लोबल मार्केट से संकेत। कुछ अन्य खबर जो कि आपको बता देते हैं, कुछ अपडेट आ रहे हैं यहाँ पर। फेड के न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स का कहना है कि ब्याज दरों में बढ़त के कारण बैंकिंग सेक्टर पर स्ट्रेस नहीं पड़ा है। ये एक अपडेट आया है यहाँ से।
इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मीटिंग भी होगी और उसके पहले जेनेट येलेन 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहां पर क्या कुछ बयान आता है इस पर भी नजर रहेगी। यहाँ पर कर्ज को कम करने में और दुनिया भर के बैंकों में रिफॉर्म लाने पर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। और इसके अलावा यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भी इस वक्त भारत दौरे पर है और वहां से भी कुछ बयान यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। उनका कहना है कि भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है और यूक्रेन का समर्थन करना ही सच्चे विश्व गुरु के लिए सही विकल्प है। तो इस तरह के बयान वहां से भी आ रहे हैं। और न्यूयॉर्क में फेड ने कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस के भी आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कि एक साल का जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है उसमें बढ़त कर दी है, 4.2% से बढ़ाकर 4.7% कर दिया है। तो ये कुछ अपडेट आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से अन्य खबरों में, जिससे कि जियोपॉलिटिकल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलेशनशिप को लेकर काफी कुछ यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। और कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी जारी है, लगातार 2 दिनों से खरीदारी देखने को मिल रही है और कल भी 882 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली। कैश मार्केट में डीआईआईज ने भी खरीदारी करके गए कल और 351 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने खरीदारी की है और इंडेक्स ऑप्शन में भी करीब 2295 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। कल जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर निचले स्तरों में सुधार आया था, भारतीय बाजारों में भी एफआईएस की एंट्री यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है और खरीदारी का आंकड़ा ही नजर आ रहा है। तो यहाँ से जो क्यूज मिल रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन अब आते हैं भारतीय बाजारों पर और यहाँ क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए कल के उतार चढ़ाव के माहौल के बाद, ये समझ लेते हैं। और एंजल वन से देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज क्या करें भारतीय बाजारों में? गुड मॉर्निंग। और 200 SMA के ऊपर क्लोजिंग डेज हमने देखा है निफ्टी को। ओवरऑल बात करें आफ्टर स्टीप रैली में लगता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के जो इमीडिएट सपोर्ट है 17,500 इमीडिएट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 17,800 850 रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओवरऑल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर के जो लेवल्स है 40,500 सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 41,500, ये एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये है रणनीति निफ्टी पर। निफ्टी फ्यूचर्स में आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी जा रही है 17,800 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 17,500 का। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा यूपीएल में हमने देखा कि अच्छा एक रिकवरी देखने मिली है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने मिला है डेली चार्ट के ऊपर। हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें 723 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए यूपीएल में, टारगेट 756 का है। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो हमने देखा आफ्टर करेक्शन स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने मिला था, उसके बाद हमने एक ब्रेकआउट देखा है स्टॉक के अंदर। तो हमें लगता है कि इसमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। महिंद्रा की खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए 1162, टारगेट है 1220। ठीक है, तो महिंद्रा में खरीदारी करने की राय 1220 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 1162 का। और यूपीएल में भी खरीदारी करने की ही सलाह है, 756 का लक्ष्य होगा, 723 का होगा स्टॉप लॉस। और इसके अलावा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए भी रणनीति आपको सुझा दी गई है फ्यूचर्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय देवांग की तरफ से। देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। अब आगे बढ़ेंगे और खबरों वाले शेयर्स एक बार समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन फोकस में रहेगा और आज से अर्निंग सीजन शुरू होने वाले। डेल्टा कॉर्प के नतीजे आज रहेंगे। इसके अलावा Q4 अपडेट्स के बारे में बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में रहेगा और शानदार अपडेट आया है। देखा जाए तो एडवांसेज में 19% का ग्रोथ आया है और अगर आप डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया। एंड ऑफ कोर्स जो रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। हमारे खबर पे मुहर भी लगा है नियोजन केमिकल्स पे। यहाँ पे कंपनी ने जो है मार्केट आवर्स के बाद अनाउंस किया कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है MU आइकॉनिक सॉल्यूशंस कॉर्प के साथ। ये तो एक JV है मित्सुबिशी केमिकल के लिए, जो एक जापान की बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है और यहाँ पे जो वो अक्वायर करने वाले हैं टेक्नोलॉजी लाइसेंस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर और जो है इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। SBI जो है 18 अप्रैल को मीट करेगी $2 बिलियन की फंड
फंड रेजिंग को लेकर, अब ये डेट के जरिए होने वाली है। मार्च के टोल कलेक्शंस पे फोकस रखेंगे तो आईआरबी इंफ्रा के टोल कलेक्शंस में लगभग आप कह सकते हैं 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। स्टार हेल्थ का वहीं पे ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो है पूरे ईयर टू डेट साल में 13% का ग्रोथ देखने मिला है FY23 के लिए। और कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, उनको नया ऑर्डर आया है, लगभग 3000 करोड़ के ऊपर का ये ऑर्डर है। वेदांता भी फोकस में रहने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है उनको अपने कॉपर स्पेल्टर प्लांट के जो एक्टिविटीज़ उसको कैरी आउट करने के लिए तमिलनाडु में। तो एक ओवरहैंग ज़रूर स्टॉक में था, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है। उग्रो कैपिटल फोकस में रहेगा। QIP इशू जो अब खुल चुकी है, फ्लो प्राइस रखा है लगभग 149 रुपीज़ पर शेयर का, लेकिन इसका करंट मार्केट प्राइस में देखें तो लगभग 7% के डिस्काउंट पे चल रहा है। और इसके अलावा आखिर में बात करेंगे शिल्पा मेडिकेयर के, जहां पे कंपनी को US FDA अप्रूवल आया है उनके NDA फाइलिंग के लिए, जो कि है एक एथराइटिस को ट्रीटमेंट करने वाली एक ड्रग रहेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं और ट्रिगर्स हैं जो कि आज फोकस में रह सकती हैं। SBI, नियोजन केमिकल्स, IRB इंफ्रा, स्टार हेल्थ, कल्पतरू पावर, वेदांता जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसी के साथ ही साथ आज नतीजे भी शुरू हो जाएंगे, डेल्टा कॉर्प के नतीजे आएंगे। तो इसके अलावा ये पूरे हफ्ते IT स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताते हैं। यहाँ पर देवांग ने UPL और इसके अलावा महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी थी सुबह। इसके और कुछ और कॉल्स जो हमें मिल रही हैं एनालिस्ट की तरफ से, उसमें कोटक सिक्योरिटीज में जो कॉल्स हैं दोनों में ही खरीदारी करने की राय है। दीपक नाइट्राइट्स यहाँ पर बाय करके चलिए, टारगेट होगा 1860 का और 1790 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। UBL में भी बाइंग का ही व्यू है, 1450 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1370 का। आगे बढ़ेंगे और क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला होगा REC। यहाँ पर वो खरीदारी की राय सुझा रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि पावर फाइनेंस कंपनियों में भी शानदार तेजी देखने को मिल रही थी, आज भी वो तेजी जारी रह सकती है। 128 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस होगा 122 का। और ग्रासिम में भी खरीदारी करने की राय आ रही है, 1750 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1680 का। अब आगे बढ़ते हैं और प्रभुदास लीलाधर ने जो 2 कॉल सुझाई हैं उसमें पहला है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। कल हम देख रहे थे कि रियल एस्टेट शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस स्पेस में अच्छा लग रहा है, 515 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 483 का होगा। और दूसरा स्टॉक है मारुति सुजुकी। काफी मजबूत गाइडेंस आ रही है कंपनी की तरफ से मारुति में भी, तो यहाँ पर नजर रखिए। 8700 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 8400 का। तो जो भी आज हमें स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं सभी की सभी आज खरीदारी करने की राय है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो आज पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की। कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनके रडार पर, ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम इंडिगो के साथ। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि Q4 में ये शायद डिक्लाइन हो सकते हैं 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कंपनी एडजस्टेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है 80 करोड़ का। वैल्यूएशन ये काउंटर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और Q4 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 45% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी कैपेसिटी में, और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2925 पर शेयर का, और ये करीब 50% से अधिक का अपसाइड नजर आता है इन्हें करंट मार्केट प्राइस से। इसके अलावा ऑटो शेयर्स भी हमारे रेडार पर हैं। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वो पॉजिटिव है इंडियन ऑटो स्पेस पर। काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा की जा रही है, 11 से 18% वॉल्यूम कैगर की अपेक्षा की जा रही है FY23 से लेकर 25 तक PVs, 2 व्हीलर्स और ट्रक्स के लिए। मजबूत टॉप लाइन ग्रोथ भी नज़र आ सकती है बेटर मार्जिन्स के साथ, और इसी के चलते EPS में अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। 2 व्हीलर्स की ग्रोथ आउटपेस करी है 4 व्हीलर्स को, और इसी के चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पर। बजाज ऑटो के लिए टारगेट प्राइस है 4800, अशोक लेलैंड के 185 और टाटा मोटर्स के लिए 600 प्रति शेयर का। इसके अलावा TVS और टाटा मोटर्स पर उनकी राय आ रही है कि वो अपना EV पोर्टफोलियो और भी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। TVS, टाटा मोटर्स और सोना कॉमस्टार उनकी प्रेफर्ड बाय है।
इसके अलावा उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है भारत फोर्ज पर और M&M पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडर परफॉर्म की राय से न्यूट्रल की राय दी है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने क्वार्टर 4 के अपडेट्स दिए हैं और काफ़ी मजबूत अपडेट्स आए हैं और इनका कहना है कि और भी मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप नज़र आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में और इनफैक्ट उनका नेट प्रॉफिट डबल हो सकता है ईयर ईयर बेसिस पर। फोर्थ क्वार्टर में ऐसी उम्मीद की जा रही है और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है। सिटी की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा पर लक्ष्य दिया है 210 प्रति शेयर का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और क्योंकि हम थोड़ी देर पहले नतीजों की बात कर रहे थे, अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस हफ्ते जो रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है उसमें अक्सर देखते हैं कि निफ्टी के ईपीएस और वैल्यूएशन में कुछ बदलाव होता है। तो इस बार जब नतीजे आएंगे तो ईपीएस और वैल्यूएशन को लेकर क्या अनुमान है निफ्टी को लेकर, इस पर एक रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला ईपीएस निफ्टी का फोर्थ क्वार्टर FY23 रहेगा। इंपॉर्टेंट आंकड़ा देखने को रिकॉर्ड लेवल्स में रह सकता है, 220 के आंकड़े के ऊपर रहेगा और याद रखिए मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिल सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है और उसके कारण जो है ईपीएस में बढ़ावा देखने मिल सकता है। अब ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो 3% का ईपीएस का ग्रोथ का अनुमान है और यही फर्स्ट क्वार्टर FY24 में देखें तो वहाँ पे 9% का ग्रोथ का अनुमान देखने मिल रहा है। लेकिन जो कौन से अहम स्टॉक्स है जो अगले 3 महीने में सबसे ज़्यादा ईपीएस में ग्रोथ दिखाएंगे, इसमें इंक्लूड करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया और एसबीआई, जहाँ पे 18% का ग्रोथ का अनुमान है और इस लिस्ट में यूपीएल और ओएनजीसी भी शामिल हैं। अब बात करें अर्निंग्स ट्रेंड्स की तो ओवरऑल कहेंगे ऑफकोर्स जो थर्ड क्वार्टर था वहाँ पे अबव एस्टिमेट्स वाले नंबर्स आंकड़े कम आए थे, लेकिन आप याद रखिए जो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं वो 50% से ज़्यादा जो है निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रहे थे एंड ऑफकोर्स ओवरऑल मिले जुले नतीजे थे वो तो ऑलमोस्ट कम हो चुके थे। तो एक टाइप से कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रहेगा ये अर्निंग्स को ट्रेंड को ट्रैक करना, लेकिन इसके अलावा जो है वैल्यूएशंस क्या हैं उस पर बात करेंगे एंड ऑफकोर्स अगले 2 साल में जो है वैल्यूएशंस में थोड़ी सी करेक्शन की एक्सपेक्टेशंस है। 2 साल में लगभग 17 टाइम्स निफ्टी का जो है एस्टिमेट आ रहा है FY25 के लिए फॉरवर्ड बेसिस पे। लेकिन ईपीएस क्या रहा है वित्त साल 2023 में जब शुरुआत हुआ तो लगभग 847 रुपये का था, उसके बाद जो है Q4 नंबर्स के बाद 847 हुआ और करंटली जो है 31 मार्च 2023 में 830 रुपये का आंकड़ा आ रहा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की और यहाँ पर किस तरह का एक्शन दिख सकता है ये बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती मौजूद हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो सोने चांदी से शुरुआत करते हैं। अब काफी एक स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिख रहा है और नजर अब फेड के बैठक और महंगाई के आंकड़ों पर है। तो उसके पहले क्या कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगी या फिर छोड़ दें? चलिए, वंदना से संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन उनके स्ट्रैटेजी हमारे पास आ चुकी है। पहला तो कॉल आया है उनका कॉपर पर, यहाँ पर वो बिकवाली करने की राय दे रही हैं। 770 के लेवल्स के आसपास आप कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट सुझा रही है 760 का और स्टॉप लॉस होगा 774 का। तो ये एक मेटल है, काफी समय से एनालिस्ट इस पर बेयरिश ही है। कॉपर में लगातार बिकवाली का ट्रेड देख रहे हैं और अब कल भी 0.5% की जो वीकनेस आई, वीकनेस और गहरा सकती है कॉपर की, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड वो देख रही हैं। और इसके अलावा सिल्वर में भी वो बिकवाली की ही राय दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पर भी देखा गोल्ड और सिल्वर में भी हल्की वीकनेस कल के सेशन में आई थी। हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आई, बट सिल्वर देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई वो नेगेटिव ही हुई है। करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। सिल्वर में भी 74,800 के आसपास बिकवाली कीजिए और टारगेट सुझा रही है 73,800 का। स्टॉप लॉस होगा 75,200 का। बाकी गोल्ड में अभी फिलहाल कोई रणनीति नहीं बताई है, तो वहां पर व्यू उनका न्यूट्रल ही नजर आ रहा है। तो ये 2 रणनीति है, कॉपर और सिल्वर दोनों में ही बिकवाली करने की राय
वंदना की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे बात हो रही है काफी सारे फंडामेंटल एनालिस्ट से, मार्केट एक्सपर्ट से, और उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। और कोटक महिंद्रा एएमसी के पोर्टफोलियो मैनेजर अंशुल सहगल का कहना है कि बाजार में अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, निवेशकों को एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल और कैपिटल गुड्स में नजर रखने की जरूरत है। इंडियन फिलॉसफी में एक कैरेक्टर था त्रिशंकु, जो कि ना हवा में था ना धरती पे था, बीच में था। मार्केट की इस समय जो स्थिति है वो ऐसी ही है। अगर आप शॉर्ट पोजीशंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मार्केट में डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस इतनी बनी हुई हैं, कैश लेवल्स इतने हाई हैं इस समय। कुछ 6% का कैश डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लेकर बैठे हैं, जो कि काफी एक हाई लेवल माना जाता है, जिसकी वजह से डाउनसाइड सपोर्ट मार्केट को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप दुनिया का बाजार देखें तो उसके अंदर काफी अनसर्टनिटी है। ग्लोबली आप देख रहे हैं बैंक्स एक के बाद एक अनसर्टन पोजीशन में, थोड़ा एसवीबी सिलिकॉन वैली बैंक के बाद थोड़ा अनसर्टनिटी, अभी क्रेडिट स्विस, डॉयचे बैंक, उन सब में भी ये थोड़ा नर्वसनेस है। अगर ग्लोबली कोई क्रेडिट इवेंट नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ने बेस बना लिया है। और अगर ग्लोबली कुछ एक क्रेडिट इवेंट होता है जिस वजह से, जिसको आप कभी भी पहले से टाइम नहीं कर पाएंगे, और जिस वजह से थोड़ी अनसर्टनिटी, वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में रहती है, तो थोड़ा बहुत और डाउनसाइड इस मार्केट में दिख सकती है। पिछले कई रिसेशनरी पीरियड्स में जो सेक्टर सबसे कम गिरता है वो है एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर, क्योंकि वहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी में डेंट नहीं आता, जबकि रिसेशन बाकी सारी इकोनॉमी में प्ले आउट कर रहा होता है। इस सेक्टर में अर्निंग्स विजिबिलिटी फिर भी रहती है। ऐसे ही अगर हम आज की पोजीशनिंग देखें तो हमें लगता है फाइनेंशियल्स में अर्निंग्स विजिबिलिटी हमें दिखता है। हमें दिख रहा है कि अगर इस इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसकी लिक्विडिटी फाइनेंशियल सेक्टर से ही आएगी, और सेक्टर कई सालों के बाद उसका कैपिटल बेस भी स्ट्रांग है, और अंडरलाइंग इंडस्ट्री जो कि क्रेडिट लेना चाह रही है वो भी स्ट्रांग है। तो ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि रिटेल कस्टमर भी वो लिक्विडिटी लेना चाह रहा है, क्योंकि वो बाहर जाके कंजम्पशन करना चाह रहा है। इस वजह से बैंकिंग के ऊपर काफी ध्यान है हमारा, हमें लगता है वहां पे टेलविंड्स रहेगी। दूसरी चीज, इस कंट्री में पिछले 21 साल से एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बाय एंड लार्ज खत्म हो गई। अब हमें इस स्पेस में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा दिख रही है, और इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर में तेजी आएगी। और ये 1-2 साल की तेजी नहीं है, ये 5-10 साल की तेजी है। नई कैपेसिटीज बनेंगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, दुनिया अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करेगी और इंडिया में लाएगी, तो इस स्पेस में उस चीज का बेनिफिट होगा।